हेलो दोस्तों, मेरा नाम संदीपन पांडे है। आज मैं आपके सामने एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आया हूं, जहां पर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि बेसिकली आईटीआर फॉर्म्स क्या होते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुतों को कन्फ्यूजन होता है कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 आईटीआर फॉर्म्स है, बट लोगों को कौन सा आईटीआर फॉर्म अप्लीकेबल होता है। दोस्तों, बीइंग एन चार्टर्ड अकाउंटेंट या प्रोफेशनल हमें पता होता है कि हमारे लिए कौन सा आईटीआर फॉर्म अप्लीकेबल है, बट एक नॉर्मल पर्सन के लिए ये जानना बहुत ही कन्फ्यूजन होता है कि बेसिकली हमें किस तरीके के आईटीआर फॉर्म में हमारा रिटर्न भरा जाता है। दोस्तों, आज हम सारी बातें करने वाले हैं इस वीडियो में। हम आईटीआर क्या होता है, आईटीआर भरने के बाद बेसिकली एक्नॉलेजमेंट जनरेट होता है वो कैसे दिखता है, और आईटीआर भरने के बाद जो आपके पास प्रूफ आता है दैट इज़ एन एक्नॉलेजमेंट कॉपी है। साथ साथ में हम ये भी बात करेंगे कि आईटीआर भरना क्यों ज़रूरी है, और सारे फॉर्म्स जो आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 है, इन सब के लिए हम डिटेल में इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। बेसिकली यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर क्या होता है। आईटीआर बेसिकली होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहला हम बात करेंगे। सारे फॉर्म्स को डिस्कस करने से पहले हम समझ लेते हैं आईटीआर क्या होता है, देन उसका एक्नॉलेजमेंट कॉपी कैसे दिखता है, एंड व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फाइलिंग आईटीआर रिटर्न, क्यों हम आईटीआर रिटर्न फाइल करते हैं। ये सारी बातें करने के बाद में हम एक एक फॉर्म्स को लेंगे और उसको डिटेल में अंडरस्टैंडिंग करेंगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, बट आप स्टार्ट टू एंड जुड़े रहिए, क्योंकि जब आप वीडियो पूरा देखोगे तो आपको समझेगा और आपकी बेसिकली 1 to 7 जो फॉर्म नंबर है ये किसके किसके लिए अप्लीकेबल होता है। और आप एक बार अगर इसको देखोगे तो पूरी लाइफ याद रखोगे। आप किसी को एडवाइस भी कर सकते हो, अगर किसी को नहीं भी पता होगा तो आप ये वीडियो देखने के बाद में एज एन प्रोफेशनल पर्सन की तरह बिहेव करके सामने वाले को समझा सकते हो कि बेसिकली कौन सा फॉर्म किसके लिए एप्लीकेबल होता है। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो व्हाट इज़ आईटीआर। सबसे पहले हम ये बात करते हैं आईटीआर होता क्या है। तो यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि आईटीआर इज नथिंग बट व्हाट इनकम टैक्स रिटर्न इज form in which the taxpayer filed the information about his income earned during the previous year and tax applicable to the income tax department। so basically कहने का मतलब क्या है, इनकम टैक्स रिटर्न इज नथिंग बट व्हाट कि ये एक फॉर्म है जिसमें आप अपना इन्फॉर्मेशन शेयर करते हो। किस चीज़ का, वो इनकम जो आपने कमाया था। कब कमाया था, पिछले साल। पिछले साल को हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर। उस ईयर में जो इनकम कमाया था उसके ऊपर जो हम टैक्स अप्लीकेबल है एज पर द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, वो टैक्स रेट यहाँ पर हम पे करने वाले हैं, और वो डिटेल हम इनकम टैक्स रिटर्न में शो करेंगे। सो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न इज नथिंग बट व्हाट शोइंग अ डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट आवर इनकम विच वी हैव अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। जो भी इनकम हमने पिछले साल कमाया था उसका कंप्लीट डिटेल देना इज नथिंग बट व्हाट आईटीआर। ठीक है, बट एक प्रिस्क्राइब फॉर्म में दिया जाता है यहाँ पर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, एवरी टैक्स पेयर शुड फाइल हिज आईटीआर ऑन और बिफोर द स्पेसिफाइड ड्यू डेट। सो बेसिकली स्पेसिफाइड ड्यू डेट क्या होता है, जनरली अगर हम देखते हैं 3 तरीके का स्पेसिफाइड ड्यू डेट होता है, दैट इज 31st ऑफ जुलाई, एक देखते हो आप 30th ऑफ सितंबर और एक 30th ऑफ नवंबर। सो ये बेसिकली अलग अलग टाइप्स के ड्यू डेट्स है, अलग अलग लोगों के लिए एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए आप जनरली सुनते होंगे कि 31st ऑफ जुलाई इज व्हाट लास्ट डेट। कंपनी के लिए आप 30th सितंबर सुनते हो, ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए 30th नवंबर। तो इस तरीके से आपके ड्यू डेट्स डिफाइन किए गए हैं। जो भी ड्यू डेट आपके लिए अप्रोप्रिएट होगा, इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो आपको बना दूंगा आपके लिए। वो ड्यू डेट के अकॉर्डिंगली आप अपना रिटर्न टाइमली भरा होना चाहिए आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं, द डिपार्टमेंट हैज नोटिफाइड द 7 वेरियस फॉर्म्स। बेसिकली जो डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है वो कितने टाइप के फॉर्म नोटिफाई किए हैं, तो यहाँ पे 7 तरीके के अलग अलग फॉर्म्स नोटिफाई किए गए हैं। पहला फॉर्म है आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4, आईटीआर 5, आईटीआर 6, आईटीआर 7। ये टोटल 7 तरीके के अलग अलग फॉर्म्स है टिल डेट अभी तक। ओके, सो बेसिकली द अप्लीकेबिलिटी ऑफ द आईटीआर फॉर्म्स। अब जो ये आईटीआर फॉर्म लोगों को अप्लीकेबल होते हैं वो कैसे होते हैं, वेर इज डिपेंडिंग ऑन द सोर्सेस ऑफ इनकम। कुछ आईटीआर फॉर्म सोर्सेस ऑफ इनकम के बेस पे डिपेंड करता है कि कौन से पर्सन को वो आईटीआर फॉर्म भरना है, और कुछ के लिए सोर्सेस ऑफ इनकम ऑफ द टैक्स पेयर, द अमाउंट ऑफ द इनकम अर्न एंड कैटेगरी दैट द टैक्स पेयर बिलोंग्स, लाइक इंडिविजुअल है, एचयूएफ है या कंपनी है। सो बेसिकली क्या होता है कि आप सोर्सेस मतलब कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हो, दूसरा आप कितना पैसे कमा रहे हो, तीसरा आप कौन से तरीके के पर्सन हो। पर्सन के डेफिनेशन में कौन से तरीके के पर्सन हो, जो 2 सेक्शन 31 में डिफाइन किया गया, टोटल 7 पर्सन में से कौन से तरीके के पर्सन हो। तो ये 3 बेसिस पे, पहला कहाँ कहाँ से पैसे कमा रहे हो, दैट इज द सोर्सेस ऑफ इनकम, कितना पैसे कमा रहे हो, दैट इज द लिमिट ऑफ द अर्निंग इनकम, ठीक है, उसके बेस पे, एंड थर्ड वन इज व्हाट कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर, मतलब इन शॉर्ट व्हाट पर्सन्स के बेस पे। तो ये तीनों के बेस पे अलग अलग फॉर्म्स जो 1 to 7 आपको डिफाइन किए गए हैं, ये सारे फॉर्म्स में से आपको कौन से एप्लीकेबल होंगे, तो बेस जो है ये तीनों का ही है।
इन्हीं तीनों के बेस पे आपको ये फॉर्म्स अप्लीकेबल होंगे। सो चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। सो बेसिकली इसमें हमने क्या सीखा, व्हाट इज आईटीआर, फिर हमने देखा आईटीआर का बेसिकली ड्यूरेट होता है 1 to 7 टोटल आईटीआर फॉर्म्स होते हैं। फिर आईटीआर जो फॉर्म अप्लीकेबल होते हैं वो 3 तरीके के वजह से होते हैं, पहला सोर्सेस ऑफ इनकम, दूसरा लिमिट ऑफ इनकम एंड तीसरा जो हमने देखा वो कैटेगरी ऑफ द टैक्स पेयर। चलिए सो बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड में जो हम बात करने वाले हैं, जैसे आप अपना आईटीआर फॉर्म भर देते हो, कंप्लीट करते हो अप्रोप्रिएटली, जो भी आपको आईटीआर नंबर्स अप्लीकेबल होगा, लाइक आईटीआर 1 2 3 4 5 6 7 में से जो भी आपको अप्लीकेबल होगा आप भर देते हो, कंप्लीटली आप सबमिट करते हो इनकम टैक्स से वेबसाइट पे जाके, तब आपको जो जनरेट होता है दैट इज एक्नॉलेजमेंट कॉपी। जी हाँ दोस्तों, ये एक्नॉलेजमेंट कॉपी आप किसी को भी शो कर सकते हो जब आप जनरली बैंक वगैरह में लोन के लिए अप्लाई करते हो, या आपको कहीं भी शो करना होता है अपना इनकम प्रूफ, तो आप ये एक्नॉलेजमेंट कॉपी लोगों को दिखाते हो कि दैट आई हैव व्हाट ऑलरेडी फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न। ठीक है, सो दोस्तों दैट इज व्हाट एज एन एविडेंस एंड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट फॉर अस, हमारे रेफरेंस के लिए ये कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से जनरेट होता है कि हमने हमारा क्या सारा कर्तव्य जो भी था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि व्हाई यू शुड फाइल द आईटीआर। बेसिकली आईटीआर क्यों फाइल करना है आपको, व्हाट इज द रीजन टू फाइल आईटीआर। तो पहला रीजन मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं दोस्तों, इफ इंडिविजुअल्स, अगर मैं एक इंडिविजुअल मतलब लेटेस्ट एग्जांपल मिस्टर आकाश, विकास, सुरेश, रमेश, दैट पर्सन इज टू बी ट्रीटेड एज व्हाट इंडिविजुअल मतलब होता है कि एनी पर्सन हु इज अर्निंग हिज ओन कैपेसिटी, दैट पर्सन टू बी ट्रीटेड एज व्हाट इंडिविजुअल। अगर अपने खुद के कैपेसिटी से वो पर्सन कमा रहा है इनकम, तो पर्सन को बोला जाता है इंडिविजुअल। सो बेसिकली इंडिविजुअल में आकाश, विकास, MS धोनी, ठीक है, आप कुछ भी नाम ले सकते हो, दे आर टू बी ट्रीटेड एज व्हाट इंडिविजुअल, जिसका ग्रॉस टोटल इनकम इज मोर देन द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट। अब नाउ व्हाट एग्जैक्टली मीनिंग ऑफ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, अगर आप एक इंडिविजुअल हो, आपका बेसिक ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट के ऊपर जाता है, उस केस में आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। नाउ बेसिकली व्हाट इज अ बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है जनरली आपने देखा होगा कि 2.5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं भरना है, 0 से 2.5 लाख यू आर नॉट लाइबल टू पे एनी काइंड ऑफ टैक्स, बट 2.5 से ऊपर जाते हो तो यू आर लाइबल टू पे टैक्स बाय 5% अप टू 5 लाख टू 10 लाख 20%, मोर देन 10 लाख 30%। सो बेसिकली ये था नॉर्मल के लिए। अगर मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन जिनका एज 60 या 60 से ज्यादा है, तो उनके लिए बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट जो है अप टू 3 लाख रुपीज है, उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। लेकिन अगर मैं सुपर सीनियर सिटीजन की बात करूँ जिनका एज 80 या 80 के ऊपर है, उनके लिए अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है दैट इज अप टू 5 लाख रुपीज, तो उनको 5 लाख रुपीज तक कोई भी टैक्स नहीं भरना पड़ता है। सो ये पहला रीजन है कि अगर आपका बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इनकम, आपका ग्रॉस एनुअल इनकम क्रॉस होता है और आप इंडिविजुअल हो, तो उस केस में आपको आईटीआर भरना कंपलसरी होता है। दूसरा बोला गया है कि इफ यू हैव अ मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, आपके पास में जो इनकम्स की जो सोर्सेस है अलग अलग, देखो सोर्सेस ऑफ इनकम इज इन व्हाट अनलिमिटेड, कितने तरीके से भी आप कमा सकते हो, बट द हेड्स ऑफ इनकम व्हाट रिस्ट्रिक्टेड अप टू 5 हेड्स ऑफ इनकम। यहां पर है इनकम टैक्स में टोटल 5 हेड्स ऑफ इनकम है, बट सोर्सेस ऑफ इनकम कमाने के बहुत सारे तरीके हैं। सो यहां बोला गया है कि आप अगर इनकम जो कमा रहे हो मोर देन वन वे से कमा रहे हो, दैट इज व्हाट मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम, लाइक हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन, ETC, तो भी आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। सो कहने का मतलब यू आर अर्निंग इनकम मोर देन वन सोर्स, then you are liable to file what ITR, income tax return. Third one is what, if you want to claim an income tax refund from the department, guys बहुत ध्यान देने वाली बात है कि let's take example, I have paid extra tax ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर इन विच आई हैव अर्न माई इनकम, जिस ईयर में मैंने इनकम कमाया था उसी ईयर में मैंने ज्यादा टैक्स भर दिया है इन टर्म्स ऑफ व्हाट TDS या एडवांस टैक्स, जैसे भी किसी भी तरीके से। जनरली एडवांस टैक्स तो मैं खुद भरता हूँ, सेल्फ असेस्ट करके भरता हूँ, सो बेसिकली प्रीवियस ईयर में ही, तो मैं उसको ज्यादा नहीं भरूंगा, बट हो सकता है आपका TDS कहीं ज्यादा कट गया हो, ठीक है, तो उस केस में आपको रिफंड आ जाता है असेसमेंट ईयर में। जब आप उसका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हो तो आप रिफंड अपना मंगा सकते हो, बट विदाउट फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न आप अपना उसका रिफंड नहीं मंगा सकते। जो भी आपका एक्सेस टैक्स लाइबिलिटी, आप एक्सेस टैक्स आपका चला गया है, इट इज नॉट लाइबिलिटी, जो आपका एक्सेस टैक्स चला गया है वो आप रिफंड तभी मंगा पाओगे व्हेन यू आर गोइंग टू फाइल व्हाट ITR। सो बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करोगे तो ही आप अपना एक्सेस रिफंड, जो एक्सेस टैक्स आपने पे कर दिया है, वो आप रिफंड मंगा सकते हो। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं, इफ यू हैव अर्न फ्रॉम और हैव इन्वेस्टेड इन अ फॉरेन असेट्स ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। कहने का मतलब क्या है, आप फॉरेन में कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो या फॉरेन में आपका कोई असेट्स वगैरह आप रखे हो आपने परचेस करके, उस जगह से आप इनकम अर्न कर रहे हो, तो वो इनकम की वजह से भी यू आर लाइबल टू फाइल व्हाट ITR। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब यू आर अर्निंग व्हाट इनकम फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, because either you have holded some assets or you have invested your money into other organizations or companies or anywhere else.
सो कहने का मतलब क्या है, आपने वहां के सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट किया है या आपने वहां के असेट्स वगैरह कुछ परचेस किए हुए हैं, उस केस में यू आर लायबल टू फाइल व्हाट, आईटीआर, बिकॉज आपकी जो इनकम है आउटसाइड इंडिया से आ रही है तो आपको शो करना पड़ेगा आईटीआर के थ्रू। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं फिफ्थ, इफ द टैक्स पेयर इज अ कंपनी और फर्म इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस। बेसिकली ये जानना बहुत जरूरी है दोस्तों, हमारे इंडिया में कितनी सारी कंपनियां हैं और बहुत सारे फर्म्स भी हैं, जनरली पार्टनरशिप फर्म की यहाँ बात हो रही है। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जितने भी कंपनी हो या फर्म हो, आप सबको आइदर आप प्रॉफिट कमाओ या लॉस कमाओ, इरिस्पेक्टिव ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस यू आर लायबल टू फाइल व्हाट, आईटीआर एवरी ईयर। सो कहने का मतलब क्या है, आप अगर कंपनी हो फर्म हो तो आपको आईटीआर भरना कंपलसरी है। सो बेसिकली हमने यहाँ पे 5 पॉइंट देखा। पहला पॉइंट में क्या था कि दोस्तों आपको, आप इंडिविजुअल हो, आपका ग्रॉस टोटल इनकम अगर बेसिक एम्शन लिमिट के ऊपर जाता है दैट इज 2.5 लाख, 3 लाख एंड 5 लाख इन केस ऑफ नॉर्मल पर्सन, सीनियर सिटीजन, सुपर सीनियर सिटीजन। फिर आप इनकम का जो सोर्स कमा रहे हो दूसरा पॉइंट में, वो मोर देन 1 सोर्स है। तीसरे पॉइंट में हमने देखा कि आपको रिफंड वगैरह मंगाना है डिपार्टमेंट से, तब उस केस में आप आईटीआर फाइल कर रहे हो। चौथे पॉइंट में देखा कि हमारा जो इनकम जनरेट हो रहा है वो आउटसाइड इंडिया से हो रहा है, आइदर थ्रू कोई असेट्स हमने असेट्स से इनकम आ रही है या हमारा कोई इन्वेस्टमेंट के थ्रू आ रहा है जो आउटसाइड इंडिया में हमने किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा जो हमने लास्ट पॉइंट देखा कि आप एक कंपनी हो या फर्म हो, आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आपको क्या करना है, आईटीआर भरना कंपलसरी है। दोस्तों इसके बाद हम आगे चलेंगे। अब यहां से हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 को एक्सप्लेन करने के लिए। तो चलिए दोस्तों हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो यहां पर सबसे पहले हम बात करने वाले हैं विच आईटीआर्स टू बी फाइल। अब आपको कौन कौन सा आईटीआर भरना कंपलसरी है, तो डिपेंड करता है 3 चीजों पे हमने देखा था वहां पे। पहला क्या था उसमें से दोस्तों, पहला जो था वो था कि बेसिकली आप कहां से पैसे कमाते हो, डिफरेंट सोर्सेस, ठीक है। दूसरा था कि लिमिट, कितना आप पैसे कमाते हो। तीसरा था कि बेसिकली आप कैटेगरी, मतलब इन शॉर्ट कैटेगरी ऑफ टैक्स पेयर, कौन कौन से टैक्स पेयर हो, ठीक है। तो बेसिकली आपके ये 3 ही सोर्स है, 3 ही तरीके हैं जिससे आप डिटरमाइन कर सकते हो कि बेसिकली आपको कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल होगा। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं आईटीआर 1, जिसको कहा जाता है सहज। ये आईटीआर का नाम क्या है, सहज। सो दोस्तों सहज इस आईटीआर का नाम है। सो बेसिकली ये किसको एप्लीकेबल होता है, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं। दिस रिटर्न फॉर्म इज फॉर अ रेसिडेंट इंडिविजुअल। अब बेसिकली रेसिडेंट होता क्या है, तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों। रेसिडेंट के लिए आपको कंडीशन समझना पड़ेगा जो डायरेक्ट टैक्स में, इनकम टैक्स में डिफाइन किया गया है रेसिडेंट के लिए। जनरली आप जानते होंगे कि 182 दिन से ज्यादा आप इंडिया में स्टे करते हो तो आप रेसिडेंट होते हो। अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती तो आपको 60 डेज रहना पड़ता है प्रीवियस ईयर में, और साथ साथ में प्रीवियस 4 कंटिन्यूअस ईयर में आपको 365 डे या उससे ज़्यादा रहना पड़ता है इंडिया में। फिर ये तो बेसिक कंडीशन था। फिर एडिशनल कंडीशन भी ऐसी कुछ होता है कि आपको 10 साल में से, प्रीवियस 10 साल में से आपको 2 साल रेसिडेंट होना पड़ेगा, और फिर प्रीवियस 7 साल में टोटल आपको 730 डेज या उससे ज़्यादा इंडिया में स्टे करना होगा, तो आप रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट बन जाते हो। तो यहाँ पे बेसिकली हम बात करते हैं रेसिडेंट के लिए। तो ये कुछ कंडीशंस थे आपको रेसिडेंट बनने के लिए। तो बेसिक कंडीशन एंड एडिशनल कंडीशन। बेसिक कंडीशन फुलफिल करोगे तो आप रेसिडेंट बनोगे, एडिशनल फुलफिल करोगे तो आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट बनोगे। सो बेसिकली यहाँ पे बात करते हैं, अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो तो उस केस में आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल होगा, ठीक है। और आपका टोटल इनकम इंक्लूड्स करता है, आपकी टोटल इनकम में क्या क्या चीजें आती है। तो पहला आता है इनकम फ्रॉम सैलरी और पेंशन। आप इन सैलरी से इनकम कमा रहे हो या पेंशन के थ्रू लेके आ रहे हो कोई इनकम्स। इनकम फ्रॉम 1 हाउस प्रॉपर्टी, ओनली 1 हाउस प्रॉपर्टी बोला गया है। एक्सक्लूडिंग द एक्सेस वेयर लॉस, excluding the cases, sorry, excess नहीं, it is a cases, excluding the cases where the loss is brought forward from the previous year। कहने का मतलब क्या है, आपका हाउस प्रॉपर्टी का अगर कोई लॉस हुआ है और वो लॉस आपने रिटर्न में दिखाया लास्ट ईयर और वो कैरी फॉरवर्ड हुआ है इस साल, तो वो आपको नहीं कंसीडर करना है। अगर आपका ऐसा कुछ आता है तो आपके लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब आप एक ही हाउस प्रॉपर्टी का प्रॉफिट दिखाओगे और वो भी एक हाउस प्रॉपर्टी का जो आप प्रॉफिट दिखा रहे हो वो आप कंसीडर करोगे आईटीआर 1 के लिए, अगर आपके पास एक ही हाउस प्रॉपर्टी है। और उसमें भी याद रखना कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस वगैरह आप नहीं लेके आ रहे हो प्रीवियस ईयर का, ठीक है। थर्ड बात हम करने वाले हैं इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स लेने का, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल आपको बैंक से इंटरेस्ट मिला, एफडी से इंटरेस्ट मिला, ये सारी चीजें ले लो, बट याद रखना इसमें क्या नहीं आएगा, तो एक्सक्लूडिंग द विनिंग फ्रॉम द लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम द हॉर्स रेसेस। सो ये दोनों इनकम इसमें नहीं आएगा। मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब आप लॉटरी वगैरह खेलते हो उसमें जीतते हो, या कार्ड गेम पजल्स वगैरह खेल के जीत रहे हो, वो इनकम नहीं आएगा। साथ साथ में आप हॉर्स रेसेस पे पैसा लगा रहे हो, लाइक सुल्तान मिर्जा, आप
बेसिकली जो घोड़े दौड़ते हैं वहां पे आप पैसे लगाते हो और उससे आप पैसे जीतते हो, तो उस केस में विन होता है। देखते हो आप 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर घोड़ा, जिस पे भी आप लगाते हो पैसे जीतते हो, वो भी इनकम आपकी यहाँ पर नहीं आएगी। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब इसमें क्या क्या इनकम आएगा, तो पहला इनकम फ्रॉम सैलरी पेंशन आ जाएगा, दूसरा एक ही हाउस प्रॉपर्टी का इनकम आएगा और उसमें भी लॉस आपका ब्रॉड फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। तीसरा जो बात किया है वो अदर सोर्स का इनकम आएगा, बट उसमें विनिंग फ्रॉम द लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम द रेस, हॉर्स रेसेस, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कि एग्रीकल्चर इनकम अप टू ₹5,000। सो बेसिकली इसमें एग्रीकल्चर इनकम भी कंसीडर किया जाएगा, बट वो लिमिट हो है, वहां पर 5,000 के ऊपर आपकी एग्रीकल्चर इनकम नहीं जानी चाहिए दोस्तों, याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ये सारा इनकम बहुत जरूरी बात मैं आपको बता दूं, ये सारा टोटल इनकम मिला के 50 लाख के ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर आपका 50 लाख के ऊपर गया तो आपको ITR 1 नहीं एप्लीकेबल होगा। देखो आगे लिखा भी है, हु कैन नॉट यूज द ITR 1 फॉर्म। अब ITR 1 फॉर्म कौन कौन लोग यूज नहीं कर सकते हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। हमने देखा भी ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल है, रेसिडेंट इंडिविजुअल के लिए, क्या क्या इनकम वो भी देखा, 3 तरीके की इनकम थी और बेसिकली और चौथी इनकम भी थी, उसमें एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000 रुपीज। उसके बाद में हम अब देखने वाले हैं कि ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला, अगर आपका टोटल इनकम एक्सीड करता है 50 लाख रुपीस, दोस्तों मैंने पहले ही कह दिया था ये बात कि आपका ITR 1 में टोटल इनकम मिलाकर 50 लाख होना चाहिए। उससे ज्यादा अगर 1 रुपया भी हुआ तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। सर क्या होगा आगे सीखेंगे हम लोग, बट ITR 1 एप्लीकेबल उस केस में आपके लिए नहीं हो सकता है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, अगर आपकी इनकम कौन सी, एग्रीकल्चर इनकम एक्सीडिंग 5,000 रुपीज होती है तो उस केस में भी आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करने वाले हैं, इफ यू हैव द टैक्सेबल कैपिटल गेन और इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशंस और हैविंग इनकम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। कहने का मतलब आपके पास में कैपिटल गेन की कोई इनकम है या बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम है या आपके पास में हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है बट मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है, तो उस केस में, इन तीनों केस में आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ यू आर द डायरेक्टर इन द कंपनी। कहने का मतलब आप किसी कंपनी में, इन अ कंपनी, कहने का मतलब आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो आपके लिए ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होता है। इफ यू हैव एन इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, आप किसी भी अनलिस्टेड इक्विटी शेयर में अगर अपना पैसा लगाए हो पिछले साल में, तो उस केस में भी वहां से कोई इनकम अर्न कर रहे हो तो उस केस में भी वो इनकम आपकी ITR 1 में कंसीडर नहीं की जाएगी। हैविंग अ फॉरेन असेट्स और फॉरेन इनकम, आपके पास में कोई फॉरेन असेट्स है या फॉरेन की कोई इनकम आ रही है आपसे, आपने कहीं फॉरेन में कुछ इन्वेस्ट किया है उससे आपको कोई इनकम आ रही है, तो उस केस में भी आपको ITR 1 एप्लीकेबल नहीं होगा। नेक्स्ट बात हो रही है, इफ यू आर अ रेसिडेंट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, आप रेसिडेंट हो बट ऑर्डिनरी रेसिडेंट नहीं हो, ठीक है, और नॉन रेसिडेंट, तो उस केस में भी आपको ITR एप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे मैंने कहा प्राइमरी और सेकेंडरी कंडीशन, तो आप प्राइमरी सेटिस्फाइड कर रहे हो बट सेकेंडरी नहीं कर रहे हो यहां, और लास्ट केस जो आपका नॉन रेसिडेंट है वहां पे प्राइमरी भी नहीं हो रहा है तो सेकेंडरी देखने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो आप अगर रेसिडेंट हो, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, तो आपको नहीं लगेगा ये ITR 1। दूसरी चीज, आप नॉन रेसिडेंट हो तो भी आपको ITR 1 भरने की जरूरत नहीं है। लास्ट हम बात करने वाले हैं, ओइंग असेट्स ब्रैकेट में इंक्लूडिंग द फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन एनी एंटिटी आउटसाइड इंडिया, इफ यू आर अ रेसिडेंट इंक्लूडिंग द साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। कहने का मतलब आप कोई इंटरेस्ट रखते हो, किसी भी फाइनेंशियल इंटरेस्ट आपका है किसी भी दूसरे एंटिटी में जो इंडिया के बाहर है और आप उसके साइनिंग अथॉरिटी हो, उसके थ्रू भी आप, और आपने कोई असेट्स वगैरह होल्ड करके रखा हुआ है उसके थ्रू आप कोई इनकम जनरेट कर रहे हो, तो वो इनकम भी आपकी ITR 1 में टैक्सेबल नहीं की जाएगी। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब आपका फाइनेंशियल इंटरेस्ट है आउटसाइड इंडिया में, कोई असेट्स आपने होल्ड करके रखा हुआ है और आप जो जिस भी एंटिटी का या जहां पे आपने रखा हुआ है असेट्स होल्ड करके उसका साइनिंग अथॉरिटी आप ही हो। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब एज एन लीगल पर्सन आप ही हो उसके। सो उस केस में भी उसे जनरेट हो रही इनकम के लिए आप ITR 1 में नहीं एप्लीकेबल हो। सो कहने का मतलब ITR 1 इन सारे केसेस में आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। सो बेसिकली कब एप्लीकेबल होगा कब नहीं होगा, सो हमने ये सब बातें की ITR 1 के लिए। सो चलिए दोस्तों एक बार हम लोग क्विकली देख लेते हैं। पहले केस में हमने देखा 50 लाख के ऊपर इनकम गया टोटल इनकम तब नहीं होगा, एग्रीकल्चर इनकम 5000 के ऊपर गया तब नहीं होगा, अगर आपके पास में कैपिटल गेन या बिजनेस एंड प्रोफेशन या एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है तो नहीं होगा, आप डायरेक्टर हो कंपनी के तो नहीं होगा, साथ साथ में आपने
इन्वेस्ट किया है अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स में, उससे इनकम कमा रहे हो तो नहीं होगा। और आपके पास में कोई फॉरेन एसेट्स या फॉरेन इनकम है तो भी नहीं होगा। आप रेसिडेंट एंड नॉन ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो या नॉन रेसिडेंट हो तो भी नहीं होगा। साथ साथ में आपका कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, आपने कोई असेट्स ओन करके रखा हुआ है आउटसाइड इंडिया और आप उसके साइनिंग अथॉरिटी हो, तो उस केस में भी आपके लिए ITR 1 अप्लीकेबल नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं ITR 2 की तरफ। उसके पहले उम्मीद करता हूं आपको ITR 1 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम बात करने वाले हैं कि ITR 2 किसके लिए अप्लीकेबल होता है और इसमें क्या क्या इनकम्स को हम इंक्लूड करते हैं। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं ITR 2 के लिए। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ITR 2 इज़ फॉर यूज ऑफ एन इंडिविजुअल और HUF फैमिली हुज इनकम इंक्लूड्स। बेसिकली कहने का मतलब ये रिटर्न्स जो है वो इंडिविजुअल और HUF के लिए है और साथ साथ में जिसकी इनकम में इंक्लूड किया जाता है। क्या क्या इनकम्स इंक्लूड किया जाता है? इनकम फ्रॉम सैलरी, पेंशन, सर वहाँ भी था ITR 1 में, यहाँ भी है, ठीक है। नेक्स्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। याद है वहाँ पर हाउस प्रॉपर्टी जब मैं आपको बताया था तो वहाँ पर क्या था कि हाउस प्रॉपर्टी के टाइम पर आपका कोई भी कैरी फॉरवर्ड लॉस प्रीवियस ईयर का नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पर होगा, इट्स ओके, ठीक है। और यहाँ पर नेक्स्ट जो बात किया गया दैट इज द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में यहाँ पर आपको विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम द हॉर्स रेसेस वगैरह, आप जीतते हो कुछ वहाँ से भी, तो भी वो यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा। सो कहने का मतलब है जनरली जो ITR 1 में एक्सक्लूड था वो ITR 2 में इंक्लूड किया गया है। साथ साथ में हम बात करेंगे टोटल इनकम फ्रॉम द अबाउ शुड बी मोर देन व्हाट 50 लाख। अगर आपका यहाँ पे 50 लाख के ऊपर जाता है तो यू आर बी अप्लीकेबल फॉर ITR 2। ये सारी चीज़ों के लिए अगर आपका टोटल इनकम मिला के 50 लाख के ऊपर जाता है तो यू आर एलिजिबल फॉर ITR 2। बट साथ साथ में अगर आप ये चीज़ इंक्लूड करते हो और आपकी इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं भी जा रही है, ये इनकम को आप लेते हो, तो भी आपको ITR 2 ही भरना पड़ेगा, बिकॉज ITR 1 में आपके लिए विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम हॉर्स रेसेस नहीं था और ITR 1 में आपके लिए एक घर से ज़्यादा का आप इनकम नहीं शो कर सकते थे। सो यहाँ पर आप मल्टीपल घर का भी इनकम आप शो कर सकते हो। तो अगर ऐसा कुछ होता है और आपका इनकम 50 लाख के ऊपर नहीं भी आता है तो भी आपको ITR 2 ही अप्लीकेबल होगा, ITR 1 नहीं होगा दोस्तों। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। इफ़ यू आर इंडिविजुअल डायरेक्टर इन द कंपनी, सो कहने का मतलब आप एक इंडिविजुअल हो और डायरेक्टर के कैपेसिटी में कंपनी में काम करते हो, तो वहाँ पर 1 में एक्सक्लूड था बट यहाँ 2 में इंक्लूड किया गया उसे। नेक्स्ट, इफ़ यू हैव had invested in a unlisted equity shares at any time during the previous financial year, ये भी वहाँ एक्सक्लूड था, यहाँ इंक्लूड किया गया है। इससे जनरेट होने इनकम भी यहाँ ITR 2 में ही टैक्सेबल की जाएगी। अगर कोई एग्रीकल्चर इनकम आप अर्न करते हो और मोर देन 5,000 रुपीज़ है तो उस केस में उसे हम ITR 2 में रिफ्लेक्ट करेंगे। कोई फॉरेन एसेट से इनकम हो रही है या फॉरेन इनकम कुछ है तो वो भी ITR 2 में ही इंक्लूड किया जाएगा। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, सो बेसिकली ITR 1 में कैपिटल गेन को कंप्लीटली एक्सक्लूड किया गया था, यहाँ पर उसे इंक्लूड किया गया ITR 2 में। और साथ साथ में कहा गया है फर्दर इन केस वेयर द इनकम ऑफ अनदर पर्सन लाइक वन स्पाउस, चाइल्ड etc is to be clubbed with the income of SSC, this return form can be used where the such income falls in any of the above categories। so कहने का मतलब क्या है कि अगर क्लबिंग प्रोविजन भी अप्लीकेबल होता है, मतलब आपकी स्पाउस या आपके बच्चे का इनकम भी आप में ऐड हो रहा है तो चलेगा, ये ITR 2 में आपको अलाउ किया गया है। बट याद रखिएगा जो इनकम क्लब की जाएगी वो ऊपर वाले इनकम में से ही होनी चाहिए कोई, ठीक है। सो चलिए, सो बेसिकली कहने का मतलब क्लबिंग प्रोविजन भी यहाँ पर अप्लीकेबल है ITR 2 के लिए। अब बेसिकली ITR 2 किन के लिए अप्लीकेबल नहीं है, तो हु कैन नॉट यूज दिस ITR फॉर्म। सो ITR 2 कब हम नहीं भर सकते हैं और किसके लिए नहीं अप्लीकेबल है, तो बहुत ही जरूरी बात है, दिस रिटर्न फॉर्म शुड नॉट बी यूज बाय द इंडिविजुअल हुज टोटल इनकम इंक्लूड इनकम फ्रॉम बिजनेस फ्रॉम प्रोफेशन। अगर आप कोई इनकम कमा रहे हो बिजनेस एक्टिविटी से या प्रोफेशनल एक्टिविटी से, बिजनेस का मतलब कोई भी ट्रेड कॉमर्स एक्टिविटी कर रहे हो या प्रोफेशनल एक्टिविटी मतलब क्या होता है कि आप अपना इंटेलेक्चुअल स्किल या किसी क्वालिफिकेशन के बेस पे आप अगर सामने वाले को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो तो दैट इज व्हाट प्रोफेशनल। तो उस केस में आपको जो भी इनकम अराइज हो रही है वो इनकम बेसिकली आपका यहाँ टैक्सेबल नहीं होगा ITR 2 में। सो उसके लिए सेपरेट फॉर्म्स बने हैं। तो क्या होगा अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन करते हो तो वो फॉर्म्स हम देखते हैं। फॉर डिक्लेयरिंग दीज इनकम्स, दिस टाइप ऑफ इनकम्स यू मे हैव टू फाइल या यूज ITR 3 एंड ITR 4। सो बेसिकली इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिकली ITR 3 एंड ITR 4 दिया गया है। अगर कोई इंडिविजुअल अगर कोई बिजनेस एक्टिविटी करता है या प्रोफेशनल एक्टिविटी करके वो इनकम कमाता है तो उसके लिए सेपरेटली ITR 3 एंड ITR 4 अप्लीकेबल होता है। तो चलिए दोस्तों हम ITR 3 की तरफ चलते हैं। उसके पहले मैं उम्मीद करता हूँ आपको ITR 2 अच्छी तरीके से समझा होगा। सो ITR 2 में बेसिकली जान लो कि एक मोटा मोटा मैं बात करूँ तो जो चीज़ें ITR 1 में जनरली एक्सक्लूड थी
वो चीज़ें यहाँ पर ITR 2 में इंक्लूड की गई है, एक्सेप्ट फॉर इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर इंडिविजुअल को इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन अर्न करता है तो वो ITR 2 में नहीं है, वो 3 या 4 में से ऑप्शनल है, उसके पास कौन सा वो यूज़ कर सकता है। सो बेसिकली हम लोग यहाँ पर चल रहे भी ITR 3 की तरफ। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं ITR 3 को समझने के लिए। सो ITR 3 आपके सामने आ चुका है। ITR 3 में सबसे पहले बोला गया है द करेंट ITR 3 फॉर्म इज टू बी यूज्ड बाय अ इंडिविजुअल और HUF who have income from the proprietary business or carried on professions. The person having the income from the following sources are eligible for filing the ITR 3. So कहने का मतलब क्या है, ये फॉर्म्स बेसिकली इंडिविजुअल HUF के लिए है और इंडिविजुअल HUF बेसिकली जो अपना प्रोप्राइटरी बिजनेस कर रहे हैं, प्रोप्राइटरी का मतलब सिंगल पर्सन कैरिंग आउट द बिजनेस, ठीक है, विद देयर ओन कैपेसिटी, और या कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं उसकी खुद की कैपेसिटी में। लाइक मैं एक डॉक्टर हूं तो मैं अपना शॉप चला रहा हूं, तो उस केस में मैं प्रोफेशनल में आ जाऊंगा, तो उससे जनरेट वाली इनकम भी मैं क्या कर सकता हूं, ITR 3 में फाइल कर सकता हूं। सो बेसिकली कौन कौन सी इनकम यहां पे कंसीडर की जाएगी उसके बारे में आगे हम देखते हैं। चलिए, कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड प्रोफेशन। सो कैरिंग ऑन अ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मैं एक बिजनेस की एक्टिविटी कर रहा हूँ या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहा हूँ, मैं एक इंडिविजुअल या HUF हूँ, अकेला मैं अपना बिजनेस चला रहा हूँ, तो उस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, अपनी इनकम को ITR 3 में डिस्क्लोज कर सकता हूँ। साथ साथ में आप अगर किसी कंपनी के डायरेक्टर हो, इंडिविजुअल डायरेक्टर इन अ कंपनी हो, तो भी आपके लिए ITR 3 एप्लीकेबल होगा। ITR 3 में आप इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट आपका क्या हो रहा है, इफ यू हैव हैड इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। सो बेसिकली एक बात सुनिए, आप लोगों को कंफ्यूज होगा कि सर ITR 2 में भी ये पॉइंट्स थे, ITR 3 में भी आ रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगा, जब आप एक पर्सन हो, आप किसी कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे हो या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो, तो आप ITR 3 भरोगे, साथ साथ में उसके ये सारी एक्टिविटी भी आप कर रहे हो, तो आपको ITR 3 ही लगेगा। उस केस में फिर से आप ITR 2 में नहीं जाओगे। सो कहने का मतलब, अगर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन करता हूं तो उसके अलावा मैं जो भी एक्टिविटी करूंगा वो सबका सब मेरा ITR 3 में ही आने वाला है, अगर मैं ITR 3 भरता हूं तो। सो अगर मैं बिजनेस एंड प्रोफेशन नहीं करता हूं तो ये सारी चीजें मैं ITR 2 में भी भर सकता था। तो चलिए हम आगे की तरफ चलते हैं। Returns may includes the income from the house property, salary, pension and income from other source including इनकम ऑफ अ पर्सन एज अ पार्टनर इन द फर्म। सो कहने का मतलब आप एक पार्टनर, सो बेसिकली आप कोई हाउस प्रॉपर्टी से इनकम कमा रहे हो, सैलरी कमा रहे हो, पेंशन कमा रहे हो, या कोई अदर सोर्स से इनकम आ रहा है, साथ साथ में आप किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर थे, वहां से कोई इनकम कमा रहे हो, तो ये सारे केस में आपको ITR 3 अप्लीकेबल होगा। जी हाँ दोस्तों, ITR 3 कब कब अप्लीकेबल होगा, तो सबसे पहले याद रखना, आप ITR 3 बनने के लिए आप इंडिविजुअल और HUF होने चाहिए, और आप प्रोप्राइटरी नेचर का बिजनेस कर रहे हो या प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो तो आपके लिए ITR 3 अप्लीकेबल होगा। बट इसमें कौन कौन से सोर्स ऑफ इनकम आएंगे, सो पहला बोला गया है कैरिंग ऑन द बिजनेस एंड प्रोफेशन वाली इनकम, दूसरा बोला गया है आप कंपनी में डायरेक्टर हो तो वहां उस केस में भी इनकम आप यहां पे डिस्क्लोज कर सकते हो, तीसरा बोला गया है कि आप इन्वेस्टमेंट इन द अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स कर रहे हो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर में या फाइनेंशियल ईयर में, और साथ साथ में इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, सैलरी, पेंशन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, इनकम फ्रॉम द पर्सन एज अ पार्टनर इन द फर्म। कहने का मतलब है ये सारी इनकम्स आपकी ITR 3 में डिस्क्लोज तभी होगी जब आप बिजनेस और प्रोफेशनल की एक्टिविटी कर रहे हो तब। अदरवाइज सैलरी के लिए आप देख रहे थे, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम वगैरह के लिए, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के लिए ITR 1 और 2 भी थे। बट अगर आप साथ साथ में ये कमा रहे हो लेकिन आपका मेन है आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से भी पैसे कमा रहे हो, या मेन नहीं भी है बट आप बिजनेस एंड प्रोफेशन से पैसे अर्न कर रहे हो, तो उस केस में आपको ITR 3 कंपलसरी है, उसी फॉर्म में आपको ये सारी इनकम भी डिस्क्लोज कर देनी पड़ेगी। तो अभी तक हमने इंडिविजुअल HUF, ITR 1, 2, 3 ये तीनों देखा। 1 था नॉर्मल इनकम के लिए 50 लाख के नीचे है था, और 2 थोड़ा 50 लाख के ऊपर और कुछ एडिशनल इनकम भी उसमें कैपिटल गेन वगैरह भी आ रहा था, मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी भी इंक्लूड किया गया था। 3 बेसिकली आपका बिजनेस एंड प्रोफेशन के लिए स्पेसिफिकली है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं ITR 4 की तरफ। सो बेसिकली ITR 4 को क्या बोला जाता है, ITR 4 जो होता है दैट इज अ सुगम यहां पर बोला जाता है ITR 4 को। अब ये क्या होता है, बेसिकली प्रेजेंटिव इनकम का स्कीम है, इसके लिए अप्लीकेबल होता है। सो क्या है ये हम लोग देखते हैं। The current ITR 4 is applicable to individual and HUF, partnership firm, other than LLP, या LLP को applicable नहीं होता है, which are resident having a income from business और profession। So basically income from business and profession है, और साथ साथ में आप इंडिविजुअल हो या HUF हो या पार्टनरशिप फर्म हो, बट अदर देन व्हाट, LLP। It also includes those who have opted फॉर द प्रिजेम्पटिव इनकम। ध्यान से देखना, यहाँ पे प्रिजेम्पटिव इनकम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, प्रिजेम्पटिव इनकम। ये क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। इनकम स्कीम एज पर द सेक्शन 44 AD, 44 ADA एंड सेक्शन 44 AE ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। 44 AD क्या है, 44 AD में मैं आपको बता दूं ऐसे लमसम छोटा मोटा कि 44 AD क्या होता है। बेसिकली जब आप
पिछले साल में प्रीवियस ईयर में आप कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे थे और आपका बिजनेस का टर्नओवर मैक्सिमम 2 लाख था और उसे क्रॉस नहीं हो रहा था, तब आप 44 AD में अपना इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, जहां पर आप टर्नओवर का सीधा 8% दिखा सकते हो अगर आपने पेमेंट अदर देन चेक, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर, DD वगैरह के अलावा लिया है। और आपने अगर इलेक्ट्रॉनिक चेक ये सब के थ्रू पैसे लिए हुए हैं, टर्नओवर आपका हुआ है, तो आप उसका 6% तक भी आप प्रॉफिट दिखा सकते हो। डायरेक्टली आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। नेक्स्ट बात होता है 44 ADA। 44 ADA बेसिकली प्रोफेशनल के लिए होता है। अगर आप कोई प्रोफेशनल एक्टिविटी कर रहे हो और आपका ग्रॉस इनकम, टोटल टर्नओवर, ग्रॉस इनकम, सो बेसिकली अगर वो 50 लाख के ऊपर नहीं जाता है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, तो उस केस में आप चाहो तो आप प्रिजम्पटिव इनकम में आप अपना इनकम डिस्क्लोज कर सकते हो, जहां पर आपको 50% ऑफ योर इनकम डिस्क्लोज करना पड़ता है। और 44 AE क्या होता है? बेसिकली 44 AE जो होता है, ये होता है अगर ट्रांसपोर्ट के वालों के लिए, कि कैरिंग आउट पैसेंजर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी वगैरह वाले जो आप व्हीकल्स वगैरह यूज करते हो। फॉर एग्जांपल जैसे ट्रक्स वगैरह का बिजनेस है मेरा, मैं कुरियर कंपनी वगैरह चला रहा हूँ, उस केस में मेरे पास ट्रक्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो कहने का मतलब अगर मेरे पास में 10 ट्रक से कम ट्रक होते हैं, 10 या 10 से कम, तो मैं 44 AE का यूज कर सकता हूं। मैं इस केस में इनकम जो दिखाऊंगा वो पर ट्रक का 7,500 पर मंथ में डिस्क्लोज कर सकता हूं, मुझे कुछ भी देखने की और जरूरत नहीं है। सो इस तरीके से प्रेजेंटिव बेसिस पे आप इनकम अपना डिस्क्लोज कर सकते हो। सो कहने का मतलब 44 AD में बिजनेस के लिए था, 44 ADA में ये आपका प्रोफेशनल का था। यहाँ पे 50% आप दिखाओगे इनकम, 50 लाख के नीचे होगा तो 50% इनकम दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे 44 AD में क्या था, 2 करोड़ के नीचे होगा या 2 करोड़ तक होगा तो ही आप यहाँ पे 8% या 6% एज द केस में भी आप इनकम दिखा सकते हो। 44 AE क्या था, ट्रांसपोर्ट वाला, ठीक है, ट्रक्स का 10 या 10 से कम ट्रक है तो 7,500 पर ट्रक का आप इनकम पर मंथ दिखा सकते हो। सो इन शॉर्ट कहने का मतलब ये बहुत ही ईजी हो जाता है इसकी वजह से। तो आगे हम बात करते हैं, हाउ यूर इज द टर्नओवर ऑफ द बिजनेस एक्सीडिंग 2 करोड़ और द ग्रॉस रिसिप्ट ऑफ द प्रोफेशन एक्सीडिंग 50 लाख, द टैक्स पेयर विल हैव टू फाइल ITR 3। सो मैंने ऑलरेडी कह दिया था आपको ITR 4 तभी अप्लीकेबल होगा जब आपका बिजनेस का इनकम 2 करोड़ या 2 करोड़ से नीचे है और प्रोफेशनल इनकम अप टू 50 लाख रुपीज है, तो ही आपको ITR 4 का ऑप्शन दिया जाता है। अदरवाइज आपको ITR 4 अप्लीकेबल नहीं होगा, ITR 3 एप्लीकेबल होगा। अगर इससे आपकी इनकम एक्सीड करती हो तो आपको ITR 3 में जाना पड़ेगा, या आपका टर्नओवर एक्सीड करता है तो आपको ITR 3 भरना कंपलसरी है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हु कैन नॉट यूज द ITR 4 फॉर्म्स। सो ITR 4 किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, अब हम लोग वो देखने वाले हैं। सो ITR 4, इफ योर इनकम, टोटल इनकम एक्सीडिंग 50 लाख, मतलब इनकम हमारा यहाँ पे अगर 50 लाख के ऊपर जाता है तो हमें ITR 4 भरने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करने वाले हैं हैविंग ए इनकम फ्रॉम मोर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी। अगर आपको इनकम एक हाउस प्रॉपर्टी से ज्यादा हो रही है तो उस केस में भी आपके लिए ITR 4 एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू हैव एनी ब्रॉट फॉरवर्ड लॉसेस टू बी कैरी फॉरवर्ड अंडर एनी हेड ऑफ ए इनकम ओइंग एंड एनी फॉरेन असेट्स। सो इन शॉर्ट फॉरेन असेट्स से लेके कोई भी आपका लॉसेस ब्रॉट फॉरवर्ड वगैरह होके आ रहा है तो वो भी आपका यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट बात किया जा रहा है इफ यू हैव साइनिंग अथॉरिटी इन एनी अकाउंट्स लोकेटेड आउटसाइड इंडिया। सो कहने का मतलब आप किसी अकाउंट्स रिलेटेड जो आउटसाइड इंडिया में आपका है उसका आप साइनिंग अथॉरिटी हो तो उस केस में उससे जनरेट होने इनकम भी आपका यहाँ पर टैक्सेबल नहीं की जाएगी। नेक्स्ट बात हो रही है हैविंग ए इनकम फ्रॉम एनी सोर्स आउटसाइड इंडिया। कोई भी आपकी इनकम हो रही है आउटसाइड इंडिया से किसी भी सोर्स के थ्रू तो भी आपको ITR 4 एप्लीकेबल नहीं है। इफ यू हैव इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर तो भी आपको ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। इफ यू आर द डायरेक्टर इन अ कंपनी तो भी ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। बीइंग अ रेसिडेंट, नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड नॉन रेसिडेंट और हैविंग अ फॉरेन असेट्स और द फॉरेन इनकम। सो कहने का मतलब आप रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, नॉन रेसिडेंट हो, या आपके पास में कोई फॉरेन असेट्स है या फॉरेन इनकम जनरेट हो रही है तो उस केस में भी आपको ITR 4 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो सर क्या भरना पड़ेगा? अगर आपके पास में बिजनेस इनकम है तो आप ITR 3 में चले जाओ और वहां पे सारी इनकम आप डिस्क्लोज कर दो। समझ में आया? ITR 3 आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं ITR 5। ITR 5 किसके लिए एप्लीकेबल होता है तो ध्यान से समझिएगा ITR 5 किसके लिए एप्लीकेबल है। ITR 5 इज फॉर द फर्म, LLP, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप जिसको हम बोलते हैं AOP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, BOI, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AGP जिसको बोलते हैं, और स्टेट ऑफ डिसीज्ड, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट या बिजनेस ट्रस्ट एंड इन्वेस्टमेंट फंड। ये सारे केस के लिए हम क्या भरते हैं? ITR 4 भरते हैं। दोस्तों याद रखिएगा ITR 4 किसके किसके लिए है। तो पहला फर्म,
दूसरा LLP, AOP, BOI, AJP और स्टेट ऑफ डिसीज्ड, स्टेट ऑफ इंसॉल्वेंट और बिजनेस ट्रस्ट या इन्वेस्टमेंट फंड वालों के लिए ही क्या है, ITR 5 अप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ों के लिए आपको ITR 5 भरना कंपलसरी है। नेक्स्ट बात करते हैं ITR 6 किसके लिए है। तो ITR 6 जो है दैट इज फॉर अ कंपनी अदर देन अ कंपनी क्लेमिंग एग्जेम्पशन अंडर सेक्शन 11। अब बेसिकली सेक्शन 11 क्या होता है, तो ये चैरिटेबल ट्रस्ट वालों की बात हो रही है, ठीक है। सेक्शन 8 की कंपनी जो होती है चैरिटेबल ट्रस्ट, तो उसके लिए कहा जा रहा है, तो उनके लिए ITR 6 नहीं है। जो कंपनी 2013 में या 1956 में रजिस्टर्ड है उनकी बात हो रही है यहाँ पे कि उनके लिए ITR 6 अप्लीकेबल है, लेकिन उसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज व्हाट, सेक्शन 8 वाली। जो आपका NPO जैसा ट्रस्ट वगैरह आपने खोल के रखा हुआ है, तो वो ट्रस्ट के लिए आप ITR 6 नहीं भरोगे, क्योंकि वहां पर आपको पूरा का पूरा डिडक्शन मिल जाता है सेक्शन 11 में, ठीक है। सो इनकम फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पज, तो सेक्शन 11 के बारे में बोला है, दिस रिटर्न हैज टू बी फाइल इलेक्ट्रॉनिकली ओनली। सो ITR आजकल तो जानते हो आप सारे रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली फाइल हो रहे हैं, आप बैठते हो नेट पे फटाफट आप इलेक्ट्रॉनिकली फाइल कर देते हो। सो पहले का बहुत टाइम पहले होता था कि आप ऑफलाइन फाइल करते थे, आपको एक फॉर्म आता था, उसमें इनकम भरते थे और फिर आप डिपार्टमेंट में जाके सबमिट करते थे, जो भी आपके नियर लोकेशन पे आपके होता था डिपार्टमेंट ऑफिस। बट आज के टाइम पे क्या हो गया है, सारे के सारे फॉर्म ऑलमोस्ट आपके क्या हो गए, इलेक्ट्रॉनिक हो गए हैं। सो अगर मैं बात करूं कंपनी के लिए, तो कंपनी के केस में क्या भरना होता है, आपको ITR 6 भरना होता है। सो ITR 6 कंपनी के लिए अप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं अभी तक आपको ITR 1, 2, 3, 4, 5 और 6 ये सारे ITRs के बारे में सही तरीके से पता चल गया होगा। अब बेसिकली हमारा जो लास्ट बचता है दैट इज ITR 7। सो हम लोग ITR 7 के बारे में बात करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम आगे की ओर मूव ऑन करते हैं। चलिए सो बेसिकली अब हम बात करने वाले हैं कि ITR 7 किसके लिए अप्लीकेबल है। तो ITR 7 बेसिकली जिसके अप्लीकेबल है वो ये रहे आपके सामने, फॉर अ पर्सन इंक्लूडिंग द कंपनी required to furnish a return under section 139 subsection 4A, 139 subsection 4B, 139 subsection 4C, 139 subsection 4D, 139 subsection 4E और 139 subsection 4F। सो बेसिकली ये सारे सेक्शंस में जो लोग अपना रिटर्न फाइल करते हैं उनके लिए ITR 7 अप्लीकेबल होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 139 subsection 4A, 139 subsection 4B, 139 subsection 4C, 139 subsection 4D, 139 subsection 4E, 139 subsection 4F। ऐसे तो दिमाग घूम जाएगा, सर सेक्शन क्या है ये बताइए। जरूरी वो है हमें कि एक सेक्शन के बारे में समझना। सो बेसिकली 139 subsection 4A क्या होता है ये मैं आपको बता दूं कि ये बेसिकली चैरिटेबल ट्रस्ट के बारे में बात हो रही है। अगर आपका कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, उससे कोई जनरेट होने वाली इनकम है, तो आप क्या करोगे, 139 subsection 4A में आते हो, उस केस में आपको ITR 7 अप्लीकेबल होगा। सो बेसिकली हम एक बार हम लोग पढ़ के खत्म करते हैं। रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय एवरी पर्सन इन रिसिप्ट ऑफ अ इनकम। जो आपकी इनकम आ रही है कहां से आ रही है, डिराइव फ्रॉम द प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट और अदर लीगल ऑब्लिगेशंस होनली फॉर द चैरिटेबल और रिलीजियस पर्पस और इन पार्ट ओनली फॉर द सच पर्पस। सो कहने का मतलब आपको अगर चैरिटेबल ट्रस्ट है या कोई उसकी प्रॉपर्टी से आपको इनकम डिराइव हो रही है, तो उस केस में आप क्या करोगे, ITR 7 भरोगे, जहां पर आपका फॉलो होता है 139 subsection 4A के सेक्शन में। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 139 subsection 4B। इस केस में आप पॉलिटिकल पार्टी हो, तो उसके लिए आपका ये यहाँ पर भी रिटर्न अप्लीकेबल होता है ITR 7। तो आप अगर एक पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपके लिए ITR 7 में अपना रिटर्न भरना कंपलसरी है। सो देख लेते हैं एक बार ITR 7 139 subsection 4B के लिए क्या बोला गया है। रिटर्न under section 139 subsection 4B is required to be filed by the political party if the total income without giving the effect to the provisions of a section 139A exceeding the maximum amount not chargeable to the income tax। in short कहने का मतलब क्या है, 139 4B will subsection 4B is nothing but for political party। next कहते हैं हम लोग 139 subsection 4C। so 139 subsection 4C किसके लिए है, तो ये देखिए हम लोग किसके लिए है वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सो पहला यहाँ पे साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशंस का कोई इनकम आ रहा है, वहाँ उसके लिए आपको ITR 7 भरना पड़ेगा। 139 subsection 4C में आप फॉल करते हो। न्यूज़ एजेंसी वगैरह हो, आप कोई भी न्यूज़ एजेंसी, इतने सारे न्यूज़ एजेंसी आप जानते हो, आज तक वगैरह, ये सारे केस में आपको ITR 7 भरना होगा। फिर एसोसिएशन और इंस्टीट्यूशन रिफर टू इन सेक्शन 10 subsection 23A या 10 subsection 23B, ये दोनों आपके लिए है। इंस्टीट्यूशन वगैरह के लिए है, एसोसिएशंस वगैरह है, फॉर एग्जांपल ICAI, या आप देखते हो
कि CS के लिए इंस्टीट्यूट है, ठीक है, ICWA, ये सब भी अपना इनकम्स कहाँ फॉल करते हैं, ITR 7 वगैरह में ही अपना इनकम फॉल करते हैं। सो बेसिकली फंड्स और इंस्टीट्यूशंस और यूनिवर्सिटी और द अदर इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और एनी हॉस्पिटल और अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन। सो बेसिकली कहने का मतलब क्या है, आप कोई साइंटिफिक रिसर्च वाले हो, न्यूज एजेंसी हो, या एसोसिएशन या इंस्टीट्यूशन हो, या इंस्टीट्यूशन हो, या आप कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हो, या हॉस्पिटल मेडिकल इंस्टीट्यूशन हो, तो इस केस में आपको 139 सेक्शन 4C एप्लीकेबल होता है। 139 सबसेक्शन 4D किसके लिए है, तो बेसिकली यहाँ पे बात करने वाले इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय द यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अदर इंस्टीट्यूशन which is not required to furnish return of income or loss under any other provisions of this section। so कहने का मतलब क्या है, आप कोई एक कॉलेज हो या इंस्टीट्यूट हो, यूनिवर्सिटी हो, उस केस में आपकी इनकम कहाँ फॉल होती है, 139 सेक्शन 4D में, और आप ITR 7 भरने के लिए एलिजिबल होते हो। सो इन शॉर्ट कॉलेज वगैरह को भी ITR 7 भरना पड़ता है, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट बात करने वाले हैं 139 सेक्शन 4E। यहाँ पर आप एक बिजनेस ट्रस्ट हो, बिजनेस ट्रस्ट के लिए बेसिकली, और ये बिजनेस ट्रस्ट अपना इनकम इस पर्टिकुलर ITRs में 1, 2, 3, 4, 5, 6 में अपना रिटर्न नहीं भरता है, तो यहाँ पर वो रिटर्न अपना भरता है ITR 7 में। सो कहने का मतलब यहाँ पर देखिए, मस्ट 139 सेक्शन 4E क्या है, मस्ट बी फाइल्ड बाय द एवरी बिजनेस ट्रस्ट which is not required to furnish a return of income or losses under any other provisions of this section। 139 सबसेक्शन 4F क्या है, ये है हमारा इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए। सो इन्वेस्टमेंट फंड्स कंपनी वगैरह के लिए ये बात हो रही है। मस्ट बी फाइल्ड बाय एनी इन्वेस्टमेंट फंड्स रिफर to in section 115 UB। it is not required to furnish a return of income or losses under any other law, any other provisions of these sections। तो कहने का मतलब 139 सबसेक्शन 4A ट्रस्ट के लिए, 139 सेक्शन 4B पॉलिटिकल पार्टी, 139 सबसेक्शन 4C में हमने बहुत सारी चीज़ें देखी, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि रिसर्च एसोसिएशन वगैरह है, या न्यूज एजेंसी वगैरह है, या इंस्टीट्यूशंस है, ठीक है, 1023A 23B में जो रिफर किए गए हैं, या मेडिकल हॉस्पिटल वगैरह कुछ भी है। 139 सेक्शन 4 में क्या देखा हम, 139 सेक्शन 4D में हमने देखा हमारे पास में कोई कॉलेज है या इंस्टीट्यूशन है या यूनिवर्सिटी है, वो देखा हमने। 139 सेक्शन 4E हमने देखा बिजनेस ट्रस्ट के लिए, 139 सेक्शन 4F देखा हमने इन्वेस्टमेंट फंड के लिए। तो ये सारे केसेस के लिए हमें ITR 7 भरना कंपलसरी होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ में हमारा ये वीडियो यहीं पे एंड होता है। सो प्लीज़ जिन्होंने भी हमारे इस वीडियो को कम्प्लीटली देखा है, थैंक्स फॉर वॉचिंग SP कॉमर्स क्रंच। आप सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, एंड बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों ने ये पूरा वीडियो देखा, और इस वीडियो को प्यार दीजिए, इसे शेयर कीजिए, एंड जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल पे विजिट तो किया है बट सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ SP कॉमर्स क्रंच। एंड आपने अगर बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जहाँ पर मैं आपको ऐसे ढेर सारे इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आते रहूँगा एजुकेशन रिलेटेड। सो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद, ख्याल रखिए अपना, स्वस्थ रहिए।